शो में एक बार फिर खुश आमदेद। और इस वक्त रिकॉर्डिंग जिस वक्त हम कर रहे हैं तकरीबन 9:30 का वक्त है और जैसे सेनेट के इजलास का वक्त तब्दील हुआ और वक्तन फ़वक्तन तब्दीली उसमें आती रही तो आखिरी इतला तक मौलाना अपने घर मौजूद हैं। सेनेट का इजलास अभी तक शुरू नहीं हुआ, कैबिनेट मीटिंग भी अभी तक शुरू नहीं हो सकी, तो बात आगे से आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन बकौल सेठी साहब के कि आज या कल तक ये करना होगा, वरना मामलात किसी और समत भी जा सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ज़ाहिर है। और उन प्रॉब्लम्स का अहाता भी सेठी साहब ने अपने तज्ज़िये में किया। लेकिन एक और बात जो बहुत इंटरेस्टिंग थी और सभी की निगाहें एक अरसे से उधर भी लगी हैं, एक इदारे में आता चेंज या एक्सपेक्टेड चेंज को लेकर हमने देखा है कि सभी दाव पे लगा है। वहाँ से एक और वजाहत आती है और उस वजाहत के बाद सेठी साहब क्या प्रिडिक्ट करते हैं वो सुने। अगर तो काजी फायज ईसा साहब अब इसके अंदर फिर कूद जाते हैं, अच्छा, उनकी तरफ से कोई पेशकदमी होती है जिसका ताल्लुक इस क्लैरिफिकेशन के साथ है, तो इसका मतलब है काजी साहब अगले अरेंजमेंट जो आ रहा है उसका हिस्सा होंगे। अच्छा, स्टिल इन द गेम। और अगर वो चुप करके बैठ जाते हैं और इस क्लैरिफिकेशन को चलने देते हैं और किसी स्टेज पे भी अगले 6-7 दिन के अंदर आपने फेलो जजेस के साथ कोई इश्यू नहीं बनाते, तो फिर आप समझें कि ही इज गोइंग होम। तो सिर साहब आप ये होता देख रहे थे, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये है कि काजी साहब ने फिर वही काम किया जो पहले किया था कि ये 8 जजेस को फिर चैलेंज कर लिया और ये ग्राउंड तैयारी हो रही है, ये दिस इज प्रिपेयरिंग द ग्राउंड कि चीफ जस्टिस और उसके साथ जो 5 जजेस हैं वो एक तरफ इन 8 को चैलेंज कर रहे हैं कि आप गैर आईनी तरीके के साथ इकट्ठे होके ये सारी जजमेंट्स और क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं। और उन्होंने इसीलिए पहले भी उन्होंने ओपनिंग दी थी ये करके इलेक्शन कमीशन को, और अब फिर उन्होंने ओपनिंग दे दी है इलेक्शन कमीशन को कि अगर आप ये क्लैरिफिकेशन को नजरअंदाज करना चाहें तो गो अहेड। मैं तो वैसे नहीं समझता कि इन्होंने जो किया ये लीगल है, इसको भी चैलेंज किया जा सकता है। एंड सो आई थिंक इलेक्शन कमीशन डेफिनेटली नाउ इज ऑन स्टैंड बाय। अगर जरूरत पड़ी इट विल बेल आउट द गवर्नमेंट बाय गिविंग देम द रिजर्व सीट्स, और बट दैट विल हैपन ओनली इफ मौलाना डजंट कम ऑन बोर्ड और ये बाकी लोग खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते, देन दिस इलेक्शन कमीशन विल कम ऑन बोर्ड। मगर आप समझिए वो अंग्रेजी का मुहावरा है ऑल हैंड्स ऑन डेक, मतलब ये है कि सब तैयारियां हैं, हर स्टेज पे एवरीबॉडी इज रेडी टू प्रेस सर्टेन बटन्स। सो उसमें द गवर्नमेंट, उसके एलाइज, सम जजेस एंड द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, यानी कि ये सफबंदी हो चुकी है और आज या कल इसका कोई ना कोई नतीजा बरामद हो जाएगा। वैसे तो ये साल का पहले 11वां महीना और अब 10वां महीना, ये दोनों साल के 12 महीनों पर भारी पाकिस्तान में दिखाई दे रहे हैं और हम भी नतीजा आने के मुंतज़िर हैं। इस वक्त सबकी निगाहें टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं, जहां एक के बाद एक मुलाकात की खबर तो चलती है लेकिन वो अमेंडमेंट वहीं की वहीं अटकी है और मामला सारा लटका है। अब हुकूमत किस तरह से इस मरहले से गुजरती है बहुत इंटरेस्टिंग होगा और उसके बाद मौलाना की भी पोजीशन वाज़े हो जाएगी, इस हुकूमत की भी, और जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं वो भी अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग मंथ अक्टूबर का, और इसमें जैसे ही ये मामला तय पाते हैं उस पर सेठी साहब का एनालिसिस एक बार फिर दिलचस्प होगा। कुछ आलमी मंजरनामे की तरफ चलते हैं सेठी साहब। वहाँ पर भी आपकी जो प्रेडिक्शन थी वो ये कि इज़राइल जो है वो टारगेटेड असैसिनेशंस करेगा। इज़राइल ने एक और टारगेट किलिंग की और एक बड़े सरबराह को एक बार फिर निशाना बना लिया इस्माइल हनिया के बाद। उसके बाद हम ये इत्तलात देख रहे हैं, जो इस्राएली मीडिया भी दावा कर रहा है कि नेतन्याहू की रिहाइशगाह को एक ड्रोन से निशाना बनाया गया है और 2 ड्रोन जो हैं उनको तल्फ कर दिया गया, दीगर जो 2 ड्रोन्स थे। अब मुझे आपसे यहाँ पर ये जानना है कि इससे आप कैसे देखते हैं वो ड्रोन जो लेबनान से फायर किया गया और वो एक इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह को टारगेट करता है, इसमें किस बात का इशारा हो सकता है फॉर इसराइल? देखिए, एक तरफ अमेरिका इजराइल को अब ये कह रहा है कि देखिए आप और एस्केलेशन मत करें, आपने एक और टारगेटेड असैसिनेशन की है इन रिस्पांस टू द ईरानियन अटैक, तो इसलिए अब देयर इज नो नीड, आप और इससे ज्यादा मत करें। अच्छा। मगर इजराइल बात नहीं मानेगा अमेरिका की। इजराइल का नेतन्याहू इस वक्त फिर एक दफा पॉपुलर हो चुके हैं इजराइल के। पहले वो आखिरी लेग्स पे थे, अपनी हुकूमत को बचा रहे थे, मगर ये जो सब कुछ किया है और थ्रेटन जंग जारी जो कर दी है, इसके साथ और जो पॉलिसीज नेतन्याहू कर रहा है, इस वक्त उसको जो अपोजिशन पार्टीज हैं दे आर सपोर्टिंग हिम ऑन दिस।
تو اور وہ کیونکہ اس سے بھی زیادہ رائٹ ونگ پارٹی، تو میں سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو نہیں رکے گا، وہ اور بھی کرے گا. ابھی یہاں بات رکے گی نہیں. He may go for more assassinations or some more targeted attacks. تو I'm afraid ابھی there is no end in sight to this. مگر جو دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ ہم سارا فوکس ہم نے کیا ہوا ہے اسرائیل کے اوپر اور امریکہ اینڈ اسرائیل، مگر ہم نے ایک چیز کو نہیں دیکھا اور ہمیں دیکھنا چاہیے. وہ یہ کہ امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے اباؤٹ دی الیکشن، جو اگلے مہینے الیکشن ہونی ہے وہاں کیا ہو رہا ہے، اور وہاں یہ جو مڈل ایسٹ کرائسس ہے وہ کیسے پلے آؤٹ کر. آج خبر آئی ہے کہ پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں وہاں ایک کمیونٹی ہے PAC جو بنایا ہوا ہے انہوں نے فزیشنز، انہوں نے مل کے ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیتتا ہے تو عمران خان کے لیے بہتر ہوگا وہ گورنمنٹ کے اوپر، پاکستان گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈال کے شاید عمران خان کو ریلیف دلوا سکے اور PTI کو بھی ریلیف دلوا سکے. یہ ان کا خیال ہے. اچھا، اب اس کی وجہ سے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ ایکسٹینڈ کر دی ہے، اور مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ زیادہ تر پاکستانی کمیونٹی یا جو ہے وہاں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرے گی، پریسائسلی بیکاز دے تھنک ہی از گڈ فار عمران خان. اچھا، یہ آئی ڈونٹ اگری ود دس، بٹ چلے میں ادھر نہیں جاتا ابھی. مگر اس کا جو انٹرسٹنگ ڈائمینشن ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس پارٹ آف دا وائڈر مسلم کمیونٹی اور وائڈر عرب کمیونٹی آلسو. تو مسلم عرب کمیونٹی جو ہے وہ بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہے، اور وہ اب کملا ہیرس کے خلاف بھی ہونے جا رہی ہے جی. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کملا ہیرس کے اوپر اب یہ تنقید آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو خیر کہتے ہیں کہ آئی ایم اگینسٹ وارز، مگر یو آر پارٹ آف اے نیو لبرل لابی جو کہ بائیڈن اور اس سے پہلے ہلری کلنٹن وغیرہ وغیرہ ریپرزینٹ کرتے تھے، جن کی وجہ سے یہ سارے انٹرونشنز ہوئے ان فارن کنٹریز اینڈ گلوبل کنٹریز اینڈ گلوبل وارز. تو کملا ہیرس کے اوپر اب ایک اٹیک آ رہی ہے کہ یہ جو مارجنل اسٹیٹس ہیں، وسکانسن جیسی ہے یا دوسری اسٹیٹس ہیں، وہاں there is a sizable Arab Muslim community، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کو بالکل بھول گئے، ان کو آپ نے بالکل اسرائیل کو کنڈیم نہیں کیا، یا آپ نے کوئی بھی بیان ایسا نہیں دیا کہ یہ جو وار ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور سیز فائر ہونی چاہیے، اور آپ بھی بالکل کوئی آپ میں اور جو پہلی بائیڈن کی جو پالیسی رہی ہے اس پہ کوئی فرق نہیں ہے، اور بائیڈن کی پالیسی ویری unpopular in the Muslim Arab community. So میرا خیال ہے اب کملا ہیرس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایک طرف پاکستانی جو ہیں وہ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف ایسے لگتا ہے کہ اگر کملا ہیرس جو ہے وہ اپنی پالیسی ویزاوی دی عرب مسلم ورلڈ چینج نہیں کرتی یا ویزاوی اسرائیل تھوڑی بہت تبدیلی نہیں لاتی تو شی میں ایکچولی لوز.